एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे हैं और हमारे 3 वीडियो आगे आ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा जो अधिगम को लेकर है। पहले के जो वीडियो थे वो वृद्धियों विकास के जो सिद्धांत थे और उनको जो प्रभावित करने वाले कारक थे इनके बारे में था, और आज जो है वो अधिगम के लिए है। तो अधिगम का अर्थ है लर्निंग। मतलब सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या हो गया? सीखना। रटकर याद करने को अधिगम नहीं कहते हैं। रटकर हम याद करते हैं, जो रटन विद्या होती है वो अधिगम में नहीं आती है। रटकर याद करना अधिगम नहीं है। ठीक है। अधिगम हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमारे सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। संपूर्ण शरीर के विकास के लिए, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भाषात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक जितने भी विकास है इनके लिए अधिगम ज़रूरी है। अधिगम विकास का एक मार्ग है। अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम होगा तब हमारा विकास होगा। हम कुछ सीखेंगे तभी हमारा विकास होगा। इसी को अधिगम कहेंगे। रटकर याद कर लेना अधिगम नहीं है। और अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, हम व्यक्ति दुनिया को समझता है, दुनिया को समझ सकता है। खुद को समझना, खुद का मूल्यांकन करना, खुद का आकलन करना, ये अधिगम के द्वारा ही सीखता है व्यक्ति। तो अधिगम हमारे लिए ज़रूरी है। और अधिगम का अर्थ हो गया सीखना। तो अधिगम को रटकर याद नहीं कर सकते हम। ठीक है। और इसके बाद में जो अधिगम के बारे में और है कि जो मनोवैज्ञानिकों ने भी दिए, गेट्स ने दिए कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अधिगम है। गेट्स ने बोला है ठीक है। इनके बाद आते हैं आपके ईवी पावलोन, मतलब इवान पी पावलोन। पूरा नाम है ई पावलाव। इनका तो नाम सुनने को मिलेगा काफ़ी। इवान पावलोव ने बताया है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है ठीक है।
इवान पावलोव ने बताया कि अधिगम जो है व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो आते हैं इसके बाद में। सीखना आदतों का ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन अधिगम है। ये इनके कथन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना। ये इन्होंने बोला अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। इनके बाद आते हैं आपके क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इन्होंने ये बोला है कि सीखना आदतों का ज्ञान, सीखना आदतों का ज्ञान, सीखना आदतों का ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। यह इनका कथन है, सीखना आदतों का ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। इसमें तो ये देख लिया, सीखना आदतों का ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो ने बताया था। इसके अलावा व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन, यह भी है कि व्यवहार में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है ये भी इन्होंने बताया अधिगम के अंदर कि व्यवहार में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है वो भी इसी के कारण होता है, अधिगम के कारण होता है। हमारे जो हम कुछ सीखते हैं नया तो हमारे व्यवहार में भी उसमें परिवर्तन आएगा, उसका व्यवहार में भी उसका जो प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और ये देख लो पहले तो अधिगम का हो गया। इसमें अधिगम का अर्थ हो गया आपको सीखना होता है, रटकर याद करने को अधिगम नहीं कहते हैं। और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर वक्त हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आपने आज कुछ पढ़ा है, ये पढ़ा है तो आपने ये अधिगम किया है। अगर आप इसे रटकर और ये बताओ कि अधिगम किया है तो ये अधिगम नहीं है। ठीक है। और इनके गेट्स ने बताया है, इवान पावलोव ने बताया और क्रो एंड क्रो ने बताया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं आगे कि जो अधिगम का हो गया कि सीखना और ज्ञान करना, इसकी जो शुरुआत होती है किसी भी बाधा को दूर करने में किया जाता है। किसी भी बाधा को दूर करेंगे। अधिगम का अर्थ जो लर्न सीखना कब होता है, इनका अर्थ कब यूजफुल होता है, जब हमारे पास कोई बाधा आ जाती है, हमारे कोई समस्या आ जाती है तो हम कुछ सोचते हैं, कुछ उसका जो उपाय निकालते हैं, तब वहाँ पे अधिगम कार्य आता है, काम आता है वहाँ पे। ठीक है। लक्ष्य पाने में समर्थ होता है। लक्ष्य पाने में हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो लक्ष्य की ओर होता है कि मतलब कोई भी समस्या हमारे सामने आ गई तो हमें उसका निदान किस प्रकार से करेंगे, समस्या का समाधान किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसीलिए क्रो एंड क्रो ने बताया कि सीखना आदतों का ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन, ये इनका कथन है। इसके बाद में जो ये तो हो गया आपके अधिगम के लिए जो जानकारी थी। इनके बाद में हम जो हमारी अवस्थाएं हैं ये भी अधिगम के अंदर आती है। जो शैशवावस्था, गर्भावस्था से बाद जो शुरू होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंदर देखो क्या क्या चीज होती है। शैशवावस्था, इसके अंदर देखो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था हो गई। ओके। इसके बाद देखो जन्म से 3 वर्ष तक तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जन्म से 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, सॉरी, शारीरिक और मानसिक विकास 3 से 6 वर्ष तक होगा। शेष अवस्था में अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है।
अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है पहला 6 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक उसमें मानसिक और शारीरिक विकास हो गया, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति हो गई इसमें। अच्छा, इसके बाद में इसी अवस्था के अंदर इसका जो एक तो सामाजिकरण, बालक का जो सामाजिकरण होता है, समाज के अंदर किस प्रकार से उठना बैठना बातचीत करना, ये भी वो इसी अवस्था के अंदर सीखता है। शेषावस्था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है बालक की, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीखता है कुछ ना कुछ और बहुत ज़्यादा उसके भविष्य का निर्धारण भी यहीं से होता है। सामाजिक हो गया। इसके बाद में इसमें आएगा आपके सामाजिकरण हो गया, और इसके बाद में है आपके जिज्ञासा जानने की इच्छा, कुछ नवीन चीज़ें जानने की इच्छा होती है इसी काल के अंदर होती है बालक के। और इसके बाद में इसमें भाषाकरण जो होता है, भाषा बोलना सीखना, बैठना उठना सब इसमें सीखता है। इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से भी ये अवस्था काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें जो बालक का जो मन होता है वो शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा इसमें देना, अगर बालक को शिक्षा दी जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जन्म से 6 वर्ष तक की थी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो शेष अवस्था पढ़ ली थी। शेष अवस्था के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था, इसमें 3 से 6 वर्ष तक तो हमारा जो है वो शारीरिक और मानसिक विकास होता है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर जो पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी है, सीखने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अवस्था है ये शेष अवस्था। इसके अंदर हमारा सामाजिकरण होता है, बच्चे का किस प्रकार से भाषा को सीखता है, ये सब इसमें होती है। ठीक है। इसके बाद में आती है 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर आपके देख लो कि जो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है उसके अंदर तो बालक की लंबाई होती है, भार होती है, इसके अंदर वृद्धि होती है। इसके बाद में इसका जो बाल्यावस्था के अंदर जो आपके जो पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं बच्चे, और इसकी जो गति होती है वो शेषावस्था से थोड़ी मंद होती है। तो वहाँ पे भी देखी थी कि जो शेषावस्था में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें जो विकास होता है वो बहुत जल्दी से होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर बच्चे को पढ़ाई में रुचि लेने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए जो अनेक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अंदर भी जो पढ़ाने के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर भी आप बच्चे को अलग अलग विधियों से पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाएंगे। देखा छोटे बच्चों के बुक्स जो होती है उसके अंदर जो चित्र बने होते हैं, चित्रों के द्वारा उनको समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि उनकी पढ़ाई में रुचि हो, पढ़ाई में वो मन लगाए, इसलिए होती है। तो बाल्यावस्था देख लेते हैं। बाल्यावस्था इसके अंदर ये आपके 6 से लेकर के और 12 वर्ष तक चलती है। इसके अंदर आपके 6 से लेकर के 9 वर्ष तक तो भार और लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, बालकों के लिए होती है। और इसके बाद में इसके अंदर जो है पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। एक तो पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है। एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। चिंतन और तर्क शक्तियों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, तर्क शक्तियों का विकास। इस अवस्था के अंदर अगर आप बालक को सोचने पर, अगर उसको इस प्रकार से आप उसको ऐसा टास्क देते हो कि वो सोचे, विचार करें या खोज करें नहीं, तो ये अवस्था उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त अवस्था है। इसके अंदर बच्चा जो है वो चिंतन करेगा। आप जो भी उसको दोगे, सब्जेक्ट जो भी दोगे, मतलब कोई भी चीज़ बता दी आपने कि ऐसा बता सकते हो कि जो हमारा जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है 365 दिनों में लगाती है, तो क्यों लगाती है, किस प्रकार लगाती है, इस प्रकार कोई भी लॉजिकल सवाल अगर हम उससे पूछते हैं तो वो अच्छे तरीके से उसको मंथन करेगा, उसका अच्छे तरीके से उसको समझेगा, और जो भी बताओगे उसे अच्छे तरीके से याद रखेगा। वो तर्क शक्तियों का विकास होता है। वो अलग अलग तर्क लेके आएगा आपके पास, अच्छे अच्छे जो जवाब देगा आपको। तो ये समझ सकते हैं इससे। ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है ये भी, और इसके अंदर हमें विधियों का प्रयोग करना चाहिए समझाने के लिए।
पढ़ाने के लिए जो विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करने चले। विधियों का प्रयोग, अलग अलग विधियों से पढ़ाओगे तो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा। जैसे आप चित्र के द्वारा समझा दिया, हाथों के एक्सप्रेशन के द्वारा समझा दिया, तो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा इस चीज़ को। ठीक है, और ये अवस्था हो गई, बाल्यावस्था भी हो गई आपके। मेन चीज़ पढ़ा देते हैं, बाकी तो थोड़ी काफ़ी बड़ी है और जितना इसमें करें उतना कम है। बाकी ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो किस जो टाइम पीरियड एक तो अच्छे से रखे, और एक जो है ये चीज़ पूछी जाती है कि लंबाई और वृद्धि के लिए, लंबाई और भार में जो वृद्धि होती है उसके लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है, ये सवाल आते हैं। तो उसके अंदर आपको बाल्यावस्था बताना है। और ऐसा पूछा जाए कि जो चिंतन और तर्क शक्तियों का विचार किस अवस्था में जो उपयुक्त होता है, तो ये बाल्यावस्था के अंदर होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाए तो आपके लिए ये बाल्यावस्था है। और शेष अवस्था के अंदर आपने क्या देखा था कि जो स्थायित्व किस प्रकार करता है, सामाजिकरण कैसे करता है, भाषाओं का ज्ञान किस प्रकार से करता है, तो ये चीज़ आ गई शेष अवस्था के अंदर। अब जो है अगला देख लेते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंदर लगभग आधा विकास हो जाता है बालक का, शारीरिक और मानसिक विकास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था या किशोर अवस्था। टीन एज होती है इसमें, और इसके अंदर जो बालक जो सीखता है, और इसके अंदर कुछ जो आपके दो तरीके के मन होते हैं। एक तो होता है जो, एक तो बिल्कुल एक्टिव होता है हमारा जो मतलब जो मस्तिष्क जो होता है, और एक जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन होता है, और एक जो होता है चेतन मन। तो जो अचेतन मन होता है उसकी जो हमारी जो दमित इच्छाएं जो होती है, इस अवस्था के अंदर जो निकल कर काफ़ी बार आती है कि बच्चा इस ओर जाने जाता है। मतलब कहते हैं ना कि बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं बच्चे। तो ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें भटक जाता है बालक अक्सर। तो इसके अंदर देखो, ये आपके 12 से 18 तक होएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि 12 से 14 वर्ष तक तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष तक तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में होती है वृद्धि, और 15 से 18 वर्ष की अवधि में ये तो होती है लड़कियों में मांसपेशियों और लंबाई में, मांसपेशियों लंबाई में वृद्धि। और ये होगा आपका लड़कों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि 12 से 14 वर्ष तक होती है, और 15 से 18 वर्ष, या ऐसे कह सकते हैं कि 15 से 17 वर्ष तक जो होती है वो लड़कों की मांसपेशियों और लंबाई में वृद्धि होती है। भार में भी वृद्धि होती है, इसमें भार में भी वृद्धि होती है आपके, और इसमें लंबाई में भी वृद्धि होती है। आवाज़ का जो लड़कों की आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है इसमें, और लड़कियों की आवाज़ होती है पतली हो जाती है इसमें। ठीक है, परिपक्वता की अवस्था है ये, इसके अंदर जो आपके शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो जाता है, परिपक्वता की अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था। ओके, ठीक है, और ये देख लो तब तक। ओके, और इसके अलावा इसमें जो है आपके ये तूफानी अवस्था कहते हैं इसको, जीवन की तूफानी अवस्था। ये चीज़ ध्यान रखना, किशोर अवस्था को जीवन की तूफानी अवस्था कहा जाता है। इसके अंदर प्रजनन अंग का विकसित होना, और आपके मित्र बनाने की प्रवृत्ति इसके अंदर अधिक होती है, दोस्त बनाने की प्रवृत्ति इसके अंदर अधिक होती है। और पढ़ रखा होगा आपने किशोर अवस्था के बारे में, तो स्कूल के टाइम ही पढ़ाया जाता है इसमें, तो क्लास 10th में है इसके बारे में काफ़ी कुछ
पढ़ा होगा आपने अच्छे तरीके से, और वही चीज़ है। बस ध्यान इतनी सी चीज़ रखनी है, एक तो कि 12 से 14 वर्ष तक तो आपके लड़कियों की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, और एक जो 15 से 18 के वर्ष की होती है वो आपके लड़कों की मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 14 के करीब है, इसमें 14 भी लिख सकते हैं, 14। अच्छा, एक चीज़ है कि तूफानी अवस्था होती है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसके अंदर आप एक जगह, आपका मस्तिष्क जो एक जगह स्थिर नहीं होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीक़ों से आप डिस्टर्ब होते हैं उसके अंदर। जैसे किसी का कभी मन करता है कि मैं एक अच्छे, बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे उसके मतलब अलग अलग सपने देखने लग जाता है कि अलग अलग तरीके से हमारा जो हम आगे तक बढ़े हैं ऐसे। लेकिन ये जो अवस्था है वो एक तूफ़ानी अवस्था इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बिना हाथ पैर के जो हम अनुमान लगाने लग जाते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद में अब देख लेते हैं कि जो विकास के जो आयाम होते हैं अधिगम से उनका किस प्रकार संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विकास के जो आयाम हैं उनका अधिगम से किस प्रकार से संबंध है। तो ये अवस्थाएं इम्पोर्टेंट अवस्था ये तीन ही होती है आपके, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तीनों अवस्था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 वर्ष तक बालक का जो लगभग विकास हो जाता है, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक विकास लगभग हो जाता है, और इसके बाद में मानसिक विकास तो चलता रहता है जैसे उम्र के हिसाब से। बाकी शारीरिक विकास लगभग हो जाता है, लंबाई भार में जितना बढ़नी होती है, जितना वृद्धि होनी होती है, जितना परिवर्तन होना होता है वो हो जाता है इस अवस्था में। इसके बाद में है कि आयाम है इनके, पहले वहाँ पे हम वृद्धि और विकास के आयाम देखे थे। अब वृद्धि और विकास के अधिगम के साथ किस प्रकार के जो संबंध है वो चीज़ देखते हैं हम। तो इसके अंदर देखो, अधिगम का जो अर्थ किस प्रकार से लेते हैं हम, सीखने से। और हम कहाँ सीखते हैं, हम यहाँ पे हमारे वातावरण में, समाज में किस प्रकार से सीखते हैं, ये चीज़ है। तो हम देख लेते हैं इसमें कि जो शारीरिक है, शारीरिक विकास देख लो, सामाजिक, मानसिक, ये आपके जो ये विकास है इसके अंदर कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक सिद्धांत आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है इसमें, मन और गत्यात्मक, मतलब जो मन से भी है और शरीर से भी है, दोनों से जुड़ा हुआ है ये मनोगत्यात्मक। बाकी ये शरीर से जुड़ा हुआ है, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ये हमारे मानसिक है। और संवेगात्मक जिसके अंदर आपको किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कोई गुस्से वाला है, कोई जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है। तो ये चीज़ इसके अंदर संवेगात्मक के अंदर कि संवेग होता है हमारा जो तीव्र गति से करने की इच्छा होती है, गुस्से में कितना आता है, कम आता है, तो ये चीज़ होती है संवेगात्मक। संज्ञानात्मक, संज्ञान जानना, संज्ञान से होता है इसका अर्थ जानना, मतलब जिज्ञासा होती है। मनोगत्यात्मक हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आती है कि बालक के जो विकास होता है उसके अंदर वंशानुक्रम और वातावरण की किस प्रकार की भूमिका होती है। तो हम देख लेते हैं इसमें वातावरण का सबसे पहले। वातावरण की किस प्रकार की भूमिका होती है, तो देखो वातावरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वातावरण प्राकृतिक होता है और एक वातावरण सामाजिक होता है। प्राकृतिक ये होगा आपके ठीक है। प्राकृतिक वातावरण दो प्रकार का हो गया, एक आंतरिक, एक सामाजिक।
ये एक आंतरिक एक बाह्य है। बाह्य वातावरण ठीक है। तो प्राकृतिक और बाह्य वातावरण है। तो जो आंतरिक वातावरण है उसके अंदर से कहा जाता है कि जो बालक की जो ये बाल्य अवस्था से पहले का होता है, जो शैशव अवस्था से भी पहले का होता है, इसके अंदर जब गर्भ में होता है बालक, वो एक आंतरिक विकास जहाँ होता है उसका, वो विकास जो होता है वो आंतरिक विकास होता है। और जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के बाद का जो होता है वो बाह्य विकास होता है इसका। आंतरिक वातावरण के अंदर आपके जो माँ के गर्भ में जो बालक होता है गर्भ में, तो इसका जो प्रभाव होता है बालक के ऊपर किस प्रकार से होता है कि अब तो वातावरण में तो है ही नहीं, फिर भी कैसे उसका प्रभाव रहा है। तो उसका प्रभाव माँ के प्रभाव से होता है। जिस प्रकार से माता का जो खान पान होगा, जो सोच विचार, जो यही उसके जो है आंतरिक वातावरण होता है। माता के व्यवहार और जो अगर माँ का विकास अगर इसमें कम होगा तो बालक का विकास भी यहाँ पे कम होगा। तो देखते हैं जो व्यवहार माँ के गर्भ में माता के विकास होगा। ठीक है, ओके जी। जन्म से पहले का है, यहाँ पे भौगोलिक आ जाएगा आपके, जिसके अंदर आपके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार, परिवार सब चीज़ आ जाती है कि जो जिस प्रकार का आप जिस परिवार में जिस प्रकार के लोगों के बीच में जिस प्रकार से रहते हैं आप, उस प्रकार से आपका स्वभाव होगा, आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक वातावरण, जो कहीं से दिया नहीं जाता आपको, आपके अंदर अपने आप से वो चीज़ आ जाएगी। आप चीज़ देखिए कि आप एक चीज़ जनरली जानते हैं कि जैसे हम लोकल भाषा जो भी यूज़ में लेते हैं, तो वो हमने कहीं से सीखी नहीं है। जैसे हम हमारे जो परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, समाज में जिस प्रकार से बोली जाती है, हम उस प्रकार से उसी भाषा में ढल जाते हैं अच्छी तरीके से। हमने किसी को हमें सिखाया नहीं गया था, वो कहीं स्कूल में हमने कहीं नहीं सीखी थी। तो ये चीज़ हो गया वहाँ पे। तो ये तो हमें अपने आप से मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सामाजिक। तो सामाजिक के अंदर आपके जो समाज के अंदर आप जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आपके मित्र है, किस प्रकार की आपकी मित्र मंडली है, रिश्तेदार किस प्रकार से, आपके जो भाई बहन किस प्रकार के जो व्यवहार करते हैं, वो आपके किस प्रकार जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार आपका विकास होगा। ठीक है, तो ये तो था वातावरण का। अब है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के लिए देखते हैं। ओके, तो इसके बाद वंशानुक्रम देखते हैं। तो वातावरण हो गया, ये वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के अंदर आपके एक मनोवैज्ञानिक है, जेम्स ड्रेवर। इनका कथन है, माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना, यह वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के गुण संतान में जाता है, तो ये वंशानुक्रम। देखा होगा किसी की हाइट कम हो जाती है, कम रहती है, तो ये वंशानुक्रम होता है अधिकतर, तो क्योंकि इनके माता पिता की हाइट भी कम थी, इसलिए इनकी हाइट भी कम है। जीन्स जो होते हैं इनकी वजह से होता है। किसी की जो शारीरिक बनावट है वो कमज़ोर होती है, तो उनकी वंशानुक्रम बनावट भी कमज़ोर थी। किसी की अच्छी होती है तो वंशानुक्रम भी अच्छी थी। तो इस प्रकार से होती है। इसके जो नियम भी है काफ़ी, देखो, समानता का नियम है और प्रत्यागमनता का नियम है, डाल्टन का नियम है, गाल्टन का अर्जित गुणों का नियम है, और बीज कोशों का निरंतरता का नियम है। ठीक है, मैंने पहले से लिख रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा इसलिए। देखो, समानता का नियम है, माता पिता के गुण जो आते हैं, समान गुण आ जाते हैं, उनको बोलते हैं। प्रत्यागमन, माता पिता के विपरीत गुण। अगर मान लीजिए बालक है, उसकी हाइट ज़्यादा है जबकि माता पिता की हाइट कम है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये उनके जीन से तो रिलेटेड है नहीं, क्योंकि उनके जीन में तो छोटे हाइट वाले थे, तो ये उनके विपरीत गुण आ गए उनके अंदर। एक है आपके गाल्टन का नियम। गाल्टन ये कहते हैं कि जो बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं वो आधे गुण तो माता पिता से आते हैं, और 1/4 जो आते हैं
वो उनकी माता से आते हैं और 1/4 उनके पिता से आते हैं, और 1/4 उनके दादा दादी से और 1/4 उनके नाना नानी से आते हैं, मतलब फोर फादर से आते हैं। अर्जित गुणों का नियम माता पिता द्वारा अर्जित जो दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, या हम ये बाह्य रूप से जो गुण अर्जित किए जाते हैं, जैसे हम अब मान लीजिए कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपने कहीं से दवाई ली, डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया और आपकी हाइट बढ़ गई, तो ये जो अर्जित किया आपने बाहर से, तो इस प्रकार से। बीज कोशों का निरंतरता का नियम है, कायिक कोश है मतलब शरीर का आकार, विकास, शक्ल किस प्रकार से होती है, रंग रूप किस प्रकार से होता है, यह आपके बीज कोशों का नियम है। उत्पाद कोश के अंदर होता है कि गुणों का संतान में जाना, मतलब कायिक कोश का उत्पाद कोश में, मतलब जो शरीर का जिस प्रकार से बनावट है, आकार है, वो आपके जो बच्चों के अंदर किस प्रकार से उसी प्रकार से चले जाते हैं। तो यहाँ तक अपनी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर कि किस प्रकार से जो हमारा जो मनोविज्ञान है उसका किस प्रकार से जन्म हुआ था, किस प्रकार से जो वैज्ञानिक आए थे प्लेटो से लेकर के 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक थे। सबसे पहले प्लेटो आए थे, उसके बाद में आपके बर्क आए थे, फिर आपके जो पेस्टालोजी आए थे, स्टैनली हॉल आए थे, क्रोएनक्रो आए थे। तो वहाँ से लेकर के वृद्धि विकास पढ़ा था, उसके बाद में उनके डिफरेंसेस पढ़े थे और उनके सिद्धांत पढ़े थे, आयाम पढ़े थे, और इसके बाद में हमने ये जो वंशानुक्रम, वातावरण किस प्रकार से अधिगम पढ़ा था, किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, अगली क्लास अपनी जो होगी वो उसमें अब सेकंड जो है यूनिट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन टॉपिक भी पूरा करना था इसलिए, और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जल्दी। और आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको रीड जो मनोविज्ञान पढ़ना है तो, और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.